हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं सरकारी धन में। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 19,838 वैकेंसी पे जो आई है बहाली, उसी का ये सेट नंबर आज 5 डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आप अपना देखते रहिए कि आप कितना सही बनाते हैं। ये आज का सेट नंबर 5 है जिसको आज शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास में ये रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था चूनो राम महतो के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? चूनो राम महतो के नेतृत्व में ये लड़ा गया था। यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या क्या लिखा हुआ है कि अंग्रेज को भगाकर भारत से भागने के लिए अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया। इस आंदोलन का झारखंड में चूनो राम महतो ने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि करो या मरो का नारा जो है वो किसने दिए हैं? तो ये गांधी जी दिए हैं। ये आप याद रखिएगा साथ में। आगे देखिए, भारत में जान मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन है? तो ये देखिए, जब 24 तीर्थंकर टोटल हुए हैं जान में, और ये ऋषभनाथ जो है पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, इसके अलावा ये याद रखिएगा जो अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर थे। इसके चुनाव के बारे मतलब इसके चुनाव नहीं, चिन्ह के बारे में बात करें तो इसके चिन्ह क्या थे? तो इसके चिन्ह थे सिंह। ये भी आप याद रखिएगा। इसके बचपन का नाम वर्धमान था और ये वैशाली के कुंटल ग्राम में इसके जन्म हुए थे। यहाँ पे देखिए कुछ अलग व्याख्या दिया हुआ है कि जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ हैं, परंतु 24वें तीर्थंकर महावीर हैं। भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे देखिए व्याख्या क्या दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। इस वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक शासक था, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 तक था। अब आगे देखिए यहाँ पे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आए कौन? आराम शाह हैं। आराम शाह के बाद कौन आया? इल्तुतमिश आए। और इल्तुतमिश के बाद आपको पता होगा कि उसकी बेटी रजिया सुल्तान जो है मतलब गुलाम वंश की प्रथम महिला जो है शासिका बनी। और ये गुलाम वंश की प्रथम महिला शासिका नहीं थी, ये दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा। आगे देखिए यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक से कुछ पॉइंट देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का यहाँ पे देखिए कि ये गुलाम वंश से संबंधित था, ये तो है ही। इसके बाद इसे लाख बख्श की उपाधि प्रदान किया गया था। इसके बाद ये कुतुब मीनार का स्थापना करवाए थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये किसके नाम पे करवाए थे? बख्तियार काकी के नाम पे करवाए थे। ठीक है कुली कुतुब शाही बख्तियार काकी जो इसका नाम था पूरा, तो इसके नाम पे ये करवाए थे। इसके बाद याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ही जो मतलब कुछ बुक में आपको सेनापति देखने को मिलेगा, कुछ बुक में इसके साथ ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ बुक में देखने को मिलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ही बख्तियार खिलजी आए थे, और यही बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत अच्छे तरीके से ध्वस्त किए थे। और इसके बारे में बोला जाता है कि 3 महीना तक लगातार बुक जलते रह गए थे। तो आप ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए। यहाँ पे व्याख्या क्या दिया हुआ है? व्याख्या दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत का स्थापना कर्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, जो गुलाम वंश का प्रथम शासक था, जिसकी प्रथम राजधानी लाहौर को बनाया गया था। इसके बाद दिल्ली मतलब राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। आगे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन है 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो ताना भगत आंदोलन के नेता थे जतरा भगत। और ताना भगत जतरा भगत ये दोनों भाई थे। ठीक है, जो इसको जो है बाद में जतरा भगत ने इस आंदोलन को लीड किया था। तो यहाँ पे देखिए ताना भगत आंदोलन 1913-14 ईस्वी में छोटा नागपुर के उराव आदिवासी के मध्य हुआ, जिसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए झारखंड में बात करें तो ये झारखंड में ताना भगत जतरा भगत जो ये आंदोलन है ये झारखंड से संबंधित है। और बिहार झारखंड मतलब जितने भी सारे एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का वह कौन सा जिला था जहाँ व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरुआत हुआ था? तो ये देखिए व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध जो चिपको आंदोलन हुए थे ये हुआ था आपको कहाँ पे? उत्तराखंड में होगा सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे इसका आंदोलन का शुरुआत हुआ था। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चिपको आंदोलन पेड़ों से अर्थात पर्यावरण रक्षा आंदोलन था, जिसमें भारी संख्या में महिला पेड़ों से चिपक गई थी। यह आंदोलन 1970 के दशक के चमोली जिले 1970 में उत्तर प्रदेश व वर्तमान उत्तराखंड में शुरू हुआ। ठीक है, तो इसी के साथ आप ये याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड अलग हुआ था वो कब अलग हुआ था? वो 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। और ये जो बेसिकली आपको चिपको आंदोलन है इसके नेता कौन थे? इसके नेता यदि बात करें
तो पुरुष नेता जो है सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है, जिसका हाल फिलहाल में देहांत हो गए हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सुंदरलाल बहुगुणा, क्योंकि पिछले साल ही मतलब देहांत हुआ है इनका। तो इससे जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। आगे देखिए, और मतलब यहाँ पे इसी से संबंधित और तथ्य क्या है कि इस आंदोलन में सम्यक जीविका पुरस्कार से वर्ष 1987 में सम्मानित किया गया था। आगे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि मतलब जो ये चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा को जो बोला जाता है, इसके पहले मतलब कौन सा आंदोलन हुए थे, और उसकी जो महिला थी वो भी इसी तरह से काम की थी कि मतलब पेड़ से चिपक के मतलब काम की थी। तो उसकी महिला कौन थी, तो उसकी महिला के बारे में नाम याद रखिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन हुए थे, और उसमें यदि महिला के बारे में बात करेंगे तो महिला हुए थे मेधा पाटेकर। इसके बारे में आपको याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा गंगवंश। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गंगवंश इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उड़ीसा राज्य में स्थित सूर्य मंदिर, जिसे कोणार्क मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इस मंदिर का निर्माण गंग राजवंश के नरसिंह देव नामक शासक ने कराया है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विरासत स्थल सूची वर्ष 1984 में शामिल किया गया है। आगे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी के बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राजा राम। ठीक है, इसका देखिए विश्लेषण क्या हुआ है। शिवाजी का छोटा बेटा राजा राम है, जिसका जन्म सोयराबाई से हुआ। ठीक है, जो तीसरे छत्रपति बने। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है काकोरी रेल गाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी, किसने, अशफाक उल्लाह खान ने की थी। तो यहाँ पे देखिए इसका व्याख्या क्या दिया हुआ है कि दिया गया है काकोरी रेल गाड़ी लूटपाट की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जिसकी कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल व अशफाक उल्लाह खान ने की थी, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। ठीक है, और यहाँ पे ये याद रखें काकोरी कांड को अब नाम बदल के क्या कर दिया गया है, काकोरी टीन एक्शन कर दिया गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भारत के किस शहर को हीरा तराशने का कार्य उद्योग प्रमुख उद्योग है। ठीक है, तो यहाँ पे हीरा तराशने के बारे में बताया गया गुरु। तो यहाँ पे जब हीरा तराशने के बारे में बात करेंगे ना आप, तो हीरा तराशा यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन तो डी दिया गया है, भोपाल। लेकिन ये भोपाल में भोपाल मध्य प्रदेश के भोपाल में जो पन्ना खान है वो हीरा तराशने के लिए नहीं है। पन्ना खान हीरा मतलब कि उत्पादन वहाँ से होता है, यानी कि हीरा वहाँ से ढूंढे जाते हैं, खान है वो। ठीक है, तराशने के बारे में बात कीजिएगा ना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, सूरत होगा। यानी कि यहाँ पे विकल्प जो दिया हुआ है उत्तर वो गलत हो सकता है। ठीक है, हमने बोला कि गलत है, हो सकता है, आप अपने हिसाब से गूगल से चेक करके आप ये इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को देख करके हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये आप क्या मतलब यहाँ पे आपको क्या लगता है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है। तो वायुमंडल का जो आयन मंडल है इसको दूरसंचार के लिए किया जाता है। आगे देखिए, वायुमंडल की आयन मंडल पर परत का उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है। वायुमंडल की परत में आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहा जाता है। आगे देखिए, बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका किशनगंज जिला। किशनगंज जिला किससे मिलते हैं, तो पूर्णिया से, पूर्णिया और इसका अररिया जो होगा इसका मतलब पड़ोसी जिला हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो किशनगंज जो है सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला है जो पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और सबसे पूर्वी बात करें बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन है, तो वो किशनगंज ही है। ठीक है, तो ये भी बात आप कुछ पॉइंट याद रखेगा। बिहार में किशनगंज जिला चाय के लिए उपयुक्त है। ठीक है, आगे देखिए बोला कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित हो जाएगा, ये जामनगर गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, और ये किसका तेल शोधक कारखाना है, ये है आपको रिलायंस का तेल शोधक कारखाना है। यहाँ से मतलब भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना रिलायंस का ही है। आगे देखिए यहाँ पे बोला कि गुजरात के जामनगर में स्थित तेल शोधक कारखाना दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी है, जिसकी कुल क्षमता 1.24 मिलियन बैरल प्रतिदिन है, यानी कि इतना उत्पादन ये एक दिन में कर लेता है। वही बात करें बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, तो बरौनी में है। ये भी आप याद रखिएगा साथ में। अब बरौनी में जो तेल शोधक कारखाना है वो किसका है, तो इंडियन ऑयल लिमिटेड का है, यानी कि इंडियन ऑयल जो आप यूज करते हैं उसी का जो है बरौनी में तेल शोधक कारखाना, यानी कि सरकारी तेल शोधक कारखाना है ये बरौनी में। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपको हाजीपुर में, जो बिहार में है।
आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पूर्व मध्य रेलवे का को ईसीआर भी कहा जाता है, यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे इसका फुल फॉर्म होगा। इसका इसका मुख्यालय के बारे में बात करें तो हाजीपुर इसका मुख्यालय है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है। तो देखिए गुज्जर और बकरवाल ये दो तरह के जो जनजाति है वो जम्मू कश्मीर में निवास करेगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर की जनजाति है। गुज्जर दूध के व्यवसाय एवं बकरवाल मवेशियों के लिए जाने जाते हैं। तो मवेशी पालने वाले कौन होते हैं, बकरवाल होते हैं। और ये बेसिकली मुख्यतः रूप से बात करें तो भेड़ और बकरी पालने की काम करते हैं। ये बकरवाल जनजाति क्या काम करते हैं, भेड़ और बकरी पालने का काम करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है। तो आपको पहले भी बताया दोस्तों, ये किशनगंज हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा है, ठीक है। अगला देखिए बोल रहा है कि बिहार का वर्तमान स्वरूप 15 नवंबर 2000 को झारखंड से पृथक होने के बाद आया। बिहार के उत्तर में चंपारण, दक्षिण में भागलपुर, पूर्व में किशनगंज एवं पश्चिम में रोहतास जिले हैं। अब देखिए यहाँ पे तो झारखंड मतलब बिहार का बंटवारा के बारे में बात कीजिएगा तो बिहार के बंटवारा में हम कुछ मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। बिहार के बंटवारे से एक्स्ट्रा पॉइंट देखेंगे तो सबसे पहले बिहार को जो बांटा गया था 1912 में बांटा गया था, ठीक है। 1912 में बिहार जो है कहाँ से, बंगाल से अलग हुए थे। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुए थे। और जब बंगाल से ये अलग हुए तो उसके जस्ट बाद मतलब बिहार के साथ उड़ीसा भी अलग हुआ, जो बिहार का ही प्रांत था। बिहार, उड़ीसा, झारखंड तीनों बिहार के हिस्से में आए। इसके बाद बात करें बिहार से अलग हो गया उड़ीसा कब, 1936 में, ठीक है। 1936 में उड़ीसा अलग हो जाता है। इसके जस्ट बाद बात करें तो 2000 ईस्वी में, ठीक है, 15 नवंबर को, कब, 15 नवंबर को, 15 नवंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ, झारखंड अलग हो गए। और ये 15 नवंबर को ये दिन ही क्यों रखा गया, 15 नवंबर का दिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पे क्या हुआ कि झारखंड अलग हो गए। हर साल झारखंड जो है भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन उत्सव मनाता है, ठीक है, बहुत धूमधाम से मनाता है। इसके परंपरा में उसको भगवान के दर्जा दिए गए हैं, ठीक है। और वो हकीकत बात है कि भगवान बिरसा मुंडा जो है झारखंड के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए थे, ठीक है। वो उसको भगवान का अवतार माना गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे 15 नवंबर का डेट जो है झारखंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी दिन झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया था। आगे देखिए यहाँ पे 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य देखेंगे तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बोला कि हरित पथ 2020 में जारी किया गया था जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। तो ये किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी, तो ये जम्मू कश्मीर का विधानसभा है उसको भंग कर दिया गया था। आगे देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बोला कि जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा को नवंबर 2018 में भूतपूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भंग किया, लेकिन वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कितने भाग बांट गए, 2 भाग बांट के। इस तरह से जो है एक नया भाग कौन बना, लद्दाख बना, ठीक है। और लद्दाख बना, लद्दाख की राजधानी क्या रखा गया, लेह रखा गया। और वह जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर रखा गया। दूसरी बात याद रखिएगा, लद्दाख में अब टोटल कितने जिले बन गए हैं, तो लद्दाख में अब टोटल 7 जिले बन गए, ये भी आपको याद रहना चाहिए। तीसरा बात ये याद रखेगा कि जम्मू कश्मीर जो विधानसभा भंग हुआ था तो जम्मू कश्मीर विधानसभा पुनः स्थापित कर दिया गया है, ठीक है। और वहाँ नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो नए मुख्यमंत्री कौन कौन से पार्टी के हैं और कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो ये चलिए इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे देखिए नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। तो देखिए नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति बात करेंगे तो एक मिनट इसका देख ही लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। 19 का एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है, तो 19 का एक्सप्लेनेशन दिया है सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी के बाद ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति बने,
ठीक है, आगे देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। इसके एक्सप्लेनेशन में हमको बहुत चीज़ें बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखते चलिए। आगे देखिए, राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के थे और ये मतलब पहली बार राष्ट्रपति बने और अभी तक का रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा दिन तक राष्ट्रपति यही रहे हैं। दूसरा बात, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बात कीजिएगा तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत का मतलब जो है ये पहले उपराष्ट्रपति बने थे, पहले उपराष्ट्रपति बने थे और दूसरे राष्ट्रपति ये बने। इसी के जन्मदिन के मतलब अवसर पे हम लोग क्या करते हैं, 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बात कीजिएगा तो ये बहुत बड़े फिलोसफर थे, बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े फिलोसफर होने के नाते इसको क्या किया गया, तो इसे राजदूत के रूप में मतलब रसिया भेजा गया था, ठीक है, भारत सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू भेजे थे। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। जाकिर हुसैन के बारे में देख लीजिए। जाकिर हुसैन जो है तीसरे राष्ट्रपति बने और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने ये, और ये प्रथम वो राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ही इनकी क्या हो गया, मृत्यु हो गया, ठीक है। तो राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले प्रथम राष्ट्रपति के बारे में भी आप याद रखिएगा, जाकिर हुसैन ही है। इसके बाद बीबी गिरी पे आते हैं, तो बीबी गिरी आपको चौथे राष्ट्रपति बने। फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में याद रखिए कि फखरुद्दीन अली अहमद वो राष्ट्रपति जिसके काल में क्या हुआ, इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी लगाई थी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी लगाई थी उस समय कौन से राष्ट्रपति घोषणा किए थे इमरजेंसी का, तो ये इमरजेंसी की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति यही है, फखरुद्दीन मतलब अली अहमद। ये भी पूछे जाते हैं। आगे देखें, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी वो राष्ट्रपति है जो निर्विरोध लड़े थे, ठीक है, यानी कि इसके विरोध में कोई भी चुनाव नहीं लड़े थे मतलब राष्ट्रपति का, ठीक है, और ये निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। तो इसके बारे में ये कथन याद रखिएगा। ज्ञानी जाल सिंह के बारे में बात करें तो ज्ञानी जाल सिंह देखिए, यहाँ पे ज्ञानी जाल सिंह हो गए, फिर आर वेंकटरमन हो गए, शंकर दयाल शर्मा हो, KR नायर हो गए, और यहाँ पे देखिए APJ अब्दुल कलाम के बारे में बात कर लेते हैं। APJ अब्दुल कलाम को पहले मिसाइल मैन के नाम से ही सिर्फ जाने जाते थे, लेकिन ये मतलब जो APJ अब्दुल कलाम सर जो हैं बाद में क्या बने, तो ये राष्ट्रपति बने, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है एक साइंटिस्ट जो हमारे पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन बने, तो ये APJ अब्दुल कलाम जी बने। आगे बात करिएगा, प्रथम महिला राष्ट्रपति के बारे में बात कीजिएगा तो प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी, ठीक है। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी, और ये कहाँ की है, मतलब इसका जो मतलब जन्म स्थान है वो आपको पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद, और यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के साथ एक बात याद रखिए कि द्रौपदी मुर्मू जो है प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, ठीक है। आगे देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन बोला, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर डैश को लागू हुआ। ये कब लागू हुआ, 2008 के 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, साइबर सुरक्षा पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 बनाया गया, जो 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 डैश से संबंधित है। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, तो यहाँ पे दोष सिद्धि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन बी यहाँ पे दिया गया है, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 20 का प्रावधान है जिसमें अपराध संबंधी अर्थात दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण का प्रावधान है। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन बोला कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को डैश से 14 वर्ष की आयु से के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका बी नंबर ऑफ इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के मूल अधिकार में अनुच्छेद 21A को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रदान किया गया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 23वां नंबर क्वेश्चन है, बोला निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन को पहचानने के लिए बोला, तो यहाँ पे गलत कथन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। बाद बाकी क्वेश्चन देख लीजिए आप। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। राज्य की विधान परिषद को भंग राज्य के मतलब जो है संतुष्टि के आधार पर संसद भंग करते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। आगे देखिए यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन देखिए, राज्य के विधान परिषद अस्थायी सदन होते हैं, इसका समाप्त किया जा सकता है, इसे समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, सही बात है, इसे समाप्त किया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल समाप्त नहीं कर सकते हैं, परंतु भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, भंग नहीं किया जा सकता है। भंग करना समाप्त करना दोनों अलग चीज़ है, ये नहीं कि भंग करना होगा कि बीच में तोड़ देना, ठीक है, फिर से पुनः स्थापित करना विधानसभा को, विधान परिषद को, ये नहीं होगा। हाँ, समाप्त किया जा सकता है, जैसे मान लेते हैं बिहार में भी विधान परिषद है, तो बिहार में ख़त्म किया
जा सकता है विधान परिषद का कंसेप्ट को खत्म कर दे, ये हो सकता है। वर्तमान में बात करें तो भारत के 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक, यहाँ पे विधान परिषद स्थित है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन जाता है कि बिहार में विधान परिषद की संख्या कितना है, तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बोलेंगे तो 75 हो जाएगा, ठीक है। वही बिहार राज्य के विधान मंडल के मतलब सदस्यों की संख्या बोले तो 243 हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, ये मतलब नंबर को याद रखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा ये नंबर। आगे देखिए यहाँ पे देखिए कि बिहार नहीं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है, तो भारतीय मतलब अनुच्छेद जो है मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, इससे संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका भारतीय संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों में 6 प्रकार के स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 से 22 तक है, और अनुच्छेद 22 के अनुसार कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण प्राप्त होता है। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पे आए तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। वही चीज़ें जो हम आपको बताए हैं पिछले मतलब क्वेश्चन में बहुत अच्छे से डिटेल में बताए थे। तो बोला कि भारतीय संविधान में भाग 18 के अनुच्छेद 352 में 3 आधारों पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा का प्रावधान है, और अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा, तो पहली बार राष्ट्रपति आपातकाल बोलेंगे तो 1900 मतलब कब लगे थे, तो 1962 में लगे थे। दूसरी बार बात करें तो 1975 में लगे थे। तीसरी बार बात करें तो आपको कब लगे थे, तो 1999 में लगे थे, जब मतलब कारगिल वॉर हुआ था। तो अभी तक में 3 बार राष्ट्रपति आपातकाल लग चुके हैं, तो ये डेट को आपको याद रखना है। 1962, 1965 और 1975, 1999 में राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लगे थे। 1965 का जो लड़ाई हुआ था, नहीं 1965 में नहीं, सॉरी दोस्तों एक मिनट, 1962 में सबसे पहले, 1971 में दूसरी बार, 1975 में तीसरी बार लगा था, ये आप डेट याद रखिएगा। आगे देखिए संविधान हत्या दिवस के बारे में 1 मिनट जान लेते हैं कि संविधान हत्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो संविधान हत्या दिवस हर साल मनाया जाता है 25 जून को, ठीक है। 25 जून नहीं 25 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे 26 का देखिए क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इसका आंसर मारिएगा। आगे देखिए यहाँ पे बोला कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, और संविधान सभा के प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। फिर दूसरी बैठक को 11 दिसंबर 1946, देखिए 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का मतलब अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और सचिदानंद सिन्हा का संबंध किस राज्य से है, तो ये बिहार राज्य से है, ये भी आप याद रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने इस तरह से कौन, राजेंद्र प्रसाद जी। आगे देखिए यहाँ पे किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किसी अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे हो जाएगा संविधान उपचार के अधिकार, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये संविधान उपचार का अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद जो है 32 में दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, जिसमें से किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से व अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय से रीट जारी कराई जा सकती है। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद देखिए, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 32 संविधान उपचार का अधिकार है। इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 32 जो है इसके तहत रीट कितने प्रकार के जारी किए जाते हैं, यहाँ पे ये नहीं दिया है। रीट इसके तहत 5 तरह के रीट जारी किए जाते हैं, ठीक है। परमादेश अधिकार मतलब इसको इंग्लिश में बोले तो हैबियस कॉर्पस हो जाएगा, मैंडामस हो जाएगा, सरसरी हो जाएगा, क्वारंटो हो जाएगा और प्रोविजन हो जाएगा। इस तरह से 5 टाइप के रीट जारी करे जाते हैं। हिंदी में भी इसको रीट ही बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 यानी अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, और अनुच्छेद 32 के तहत आपको यदि मतलब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं।
आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखिए। आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। बोला कि जब प्रश्न पूछा गया था तब भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, लेकिन वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू हैं। ये देखिए ये सेट मतलब किसी सेट में से क्या किया गया, कॉपी किया गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए आप घबराइए नहीं, ये प्रैक्टिस सेट ही है, लेकिन जो है किसी दूसरे सेट से ये क्वेश्चन लिया गया है, इसीलिए ऐसा लिखा गया है। आगे देखिए यहाँ पे राज्यसभा की मतलब सदस्यावधि होती है, कितना होता है? तो ये 6 वर्ष होता है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जिसमें प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पे 30वां नंबर क्वेश्चन है। 30वां नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आगे देखिए राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा गया है। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होते हैं। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होते, ये नहीं कि राज्यसभा को बीच में खत्म कर दिया गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया डैश निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड का नंबर, व्यक्ति पहचान और खाता उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है, क्या है? तो ये फिशिंग का कार्य है, ये फिशिंग करना है इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिशिंग साइबर क्राइम की सूची में आने वाला ऑनलाइन अपराध है। इस प्रकार के काम को लोग करते हैं, उन्हें साइबर क्रिमिनल कहा जाता है। इस प्रकार के लोग को क्या कहा जाता है? साइबर क्रिमिनल कहा जाता है। आगे देखिए जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया था? तो यहाँ पे देखिएगा तो चुंगी कर को ये शामिल किया गया था, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे लिखा क्या गया, भारतीय संविधान के 101वां संविधान संशोधन करके देश में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है। इसमें चुंगी कर राज्य कर में शामिल है। चुंगी कर किस में शामिल है? राज्य के कर में शामिल है। आपको पता होगा एक केंद्रीय कर होता है, एक राज्य कर होता है, यानी कि चुंगी कर हो गया, कृषि कर हो गया, ये सब किस में शामिल है? राज्य कर में शामिल है। इंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन कर, जैसे मान लेते सिनेमा सब देखते हैं, सिनेमा सब पे भी आपको टैक्स लगता है, तो ये सब किस मतलब ये सब टैक्स किसको जाता है? तो ये राज्य को जाता है। इस तरह से मदिरा सेवन जो भी होता है, मदिरा मद पान जो भी होता है, जैसे बात करें कि दारू बिकता है, बियर बिकते हैं, ये सब का भी टैक्स किसके पास में जाता है? ये सब राज्य के पास में जाता है। तो ये सब राज्य का कुछ कर है। ठीक है, आपकी इसके बारे में भी याद रखिएगा। आगे देखिए विश्व बैंक को उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 100वां स्थान हो जाएगा भारत का। आगे देखिए यहाँ पे बोला कि विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या है? तो 100वां स्थान यहाँ पे है, इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है। आगे देखिए अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, 2018 के अनुसार बात कर रहा है, तो 2018 के अनुसार देखेंगे तो अजय त्यागी हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में अजय त्यागी नहीं है, वर्तमान में माधवी बुच है। अब माधवी बुच भी रिटायर हो गई है, यहाँ पे आप दूसरा है। ठीक है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे लिखा कि भारतीय प्रतिभूति मतलब और विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई, लेकिन सेबी अधिनियम 1992 का है, जिसके अनुसार अगस्त 2018 के अजय त्यागी अध्यक्ष थे, लेकिन वर्तमान में सेबी का प्रथम महिला अध्यक्ष माधवी बुच बनी है। तो माधवी बुच भी अब क्या हो चुकी है? रिटायर्ड हो चुकी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ बोला ग्रामीण आवास निधि को वर्ष डैश में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थाओं को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 2008 से 9। आगे देखिए यहाँ पे यहाँ बोला कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार द्वारा वर्ष 2008-9 में ग्रामीण आवास निधि की स्थापना की गई थी। ठीक है, की गई थी होगा, की गई है नहीं होगा, क्योंकि ये सब बीत चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की है? तो ये कब सहमति प्रदान की है? तो ये 12 अप्रैल 2017 को प्रदान की है। आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन करके संपूर्ण भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर को 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया है। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बोला कि सांख्यिकीय मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बिहार। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। आगे देखिए यहाँ पे बोला कि भारत में सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है।
बिहार राज्य में ही जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर है। ठीक है, ये भी है। अब बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस जिला में है ये बताइए। तो बिहार का सबसे ज़्यादा साक्षरता दर हो जाएगा आपको रोहतास में। ठीक है, रोहतास क्या होगा, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर बिहार के रोहतास जिले में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। आगे देखिए 38वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि बोला है कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई डैश किस समिति के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे जीएसटी परिषद के द्वारा किया गया ये पूर्ण रूप से। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया इसका एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन करके जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। कब? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गए थे। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन डैश में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? तो यहाँ पे बेंगलुरु में स्थापित किया गया था साइबर पुलिस स्टेशन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि देश में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में वर्ष 2001 में पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था। अभी तो देश के अलग अलग भाग में बहुत सारे साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित हो गए, लेकिन पहला कहाँ स्थापित हुआ था? तो 2001 में बेंगलुरु में स्थापित हुआ था। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8.46 मीट्रिक टन हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे देखिए आगे देखिए ये लिखा हुआ है कि आरबीआई ने 8.46 मीट्रिक टन सोने की खरीद की है। आरबीआई की स्थापना 1935 में व राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ तथा इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। ठीक है, इसके बारे में कुछ अलग देख लीजिए। आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ, लेकिन किस समिति की सिफारिश पे हुआ? तो इसके बारे में याद रखिएगा, हिल्टन कमेटी। यंग हिल्टन कमेटी के बारे में आप याद रखिएगा। आगे देखिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 2000 द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चलिए इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोल रहा है यहाँ पे क्या कि विकल्प के अनुसार सर्वाधिक फल उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, जबकि आंकड़ों के अनुसार बात करें तो देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे आता है फल उत्पादक में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में क्या बोला है। 42वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में किसे भारत और चीन के बीच प्रभाव सीमा कहा जाता है? तो यहाँ पे क्या होगा? मैकमोहन रेखा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जैसे देखिए भारत चीन के मध्य जो है मैकमोहन रेखा है। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा भारत चीन के मध्य है, लेकिन अब क्या हो चुका है कि मैकमोहन रेखा खींचा गया है ना, वो अफगानिस्तान यहाँ पे चला गया। कहाँ पे? नहीं, सही बात है कि ये मैकमोहन रेखा को अब माना नहीं जाता है, क्योंकि ये रेखा के बाद जो है चीन कब्जा कर लिया था 1962 में। तो अभी जो बात करेंगे तो मैकमोहन रेखा चीन में पूर्णता पड़ जाते हैं और उसके बाद एलओसी इधर आ जाता है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में सुने होंगे, एलएसी के बारे में सुने होंगे। तो ये एलएसी जो है ये क्या है कि अभी बॉर्डर एक तत्काल बॉर्डर निर्धारित किया गया है। आगे बात करिए भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो भारत अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड रेखा हो जाएगा। ठीक है, जो 1907 में डिसाइड किया गया था सर ड्यूरंड के द्वारा, ये रेखा को निर्धारित किया गया था, 1907 में बनाया गया था। इस तरह से देखिए भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ लाइन देखेंगे आप, रेड क्लिफ रेखा है। अब भारत श्रीलंका के मध्य देखेंगे तो पाक जलदंडो मध्य है। इसके बाद बात करें कुछ अलग रेखा के बारे में बात करें तो 38 डिग्री समांतर रेखा जो है बेसिकली यूएसए कनाडा को बांटता है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा मैग्नीनॉट रेखा, इसके बाद हिंडन यहाँ पे हिंडनबर्ग रेखा याद रखिएगा। कुछ रेखा के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जर्मनी पोलैंड के बीच कौन सा रेखा है और जर्मनी फ्रांस के बीच कौन सा रेखा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे देखिए 43वां नंबर क्वेश्चन है, बोला निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 31 दिसंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और किसके किसके जन्मदिन का अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ये भी बात याद रखिएगा।
तो आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 21 जून को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। 15 अक्टूबर को बात करें विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। 21 अक्टूबर की बात करें तो पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं। 31 अक्टूबर के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बोला कि इथियोपिया की मुद्रा क्या है। तो इथियोपिया की मुद्रा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिर्ड हो जाएगा। देखिए इथियोपिया का देख लीजिए, इथियोपिया फिर की उप महाद्वीप में स्थित देश है जिसके राजधानी क्या है, अदिस अबाबा है, और इसकी मुद्रा क्या है, बिर्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टाका के बारे में बात करें तो ये क्या है, बांग्लादेश का मुद्रा है। अब बांग्लादेश का राजधानी क्या है, ढाका है। बिर्ड के बारे में याद ही कर लीजिए। सीलिंग के बारे में देखिए, सीलिंग का आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यूएस का डॉलर होता है, ये आपको पता होगा। आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया मानवाधिकार उच्चायोग, मतलब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा गया मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मानवाधिकार परिषद। आगे देखिए यहाँ पे इसका डिटेल में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार आयोग के स्थान पर मानवाधिकार परिषद की मार्च 2006 में स्थापना की है, जिसके सदस्य 47 सदस्य राष्ट्रों में भारत भी एक सदस्य राष्ट्र है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। ये आपको याद रखना चाहिए। मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष गठित किया गया था। तो यहाँ पे देखिए मानवाधिकार परिषद बात करें तो 2006 में गठित किया गया था। आगे देखिए बोला कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार आयोग के स्थान पर मानवाधिकार परिषद के मार्च 2006 में स्थापना की है, जिसके 47 सदस्य राष्ट्रों के में भारत भी एक सदस्य राष्ट्र है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। स्विट्जरलैंड का राजधानी क्या होगा, तो बर्न होगा। स्विट्जरलैंड का राजधानी क्या होगा, बर्न होगा, ये आप याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड का राजधानी जेनेवा नहीं है। यहाँ पे देखिए मैक्सिको की मुद्रा क्या है। तो मैक्सिको की मुद्रा के बारे में बात करें तो मैक्सिको की मुद्रा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेसो हो जाएगा। अब मैक्सिको की राजधानी क्या हो जाएगा, तो मैक्सिकन सिटी हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिको का राजधानी मैक्सिकन सिटी है। यहाँ पे देखिए कि मैक्सिको तटीय देश है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जिसकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए जिसका क्या लिखा है, जिसकी राजधानी वो सबसे बड़ा शहर जनसंख्या में मैक्सिको सिटी है, तथा इसकी मुद्रा क्या हो जाएगा, पेसो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है, तो वो कौन होगा, ये गुरुत्वीय बल होगा। ये क्या होगा, सबसे दुर्बल बल है, यानी कि सबसे कमजोर बल है। आगे देखिए गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है, जब कमजोर परमाणु बल की सीमा बहुत कम है और गुरुत्वाकर्षण बल से 10 × 25 गुना अधिक मजबूत होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे परमाणु बल से ये गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्वाकर्षण बल से परमाणु बल जो है 10 × 25 गुना अधिक होता है, ये बोल रहा है। यहाँ पे 49 नंबर बोल रहा है कि देखिए निम्न में से कौन सा विकिरण सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला विकिरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये गामा किरणें हो जाएगा। ठीक है, गामा किरणें सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला होता है, लेकिन भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है गामा किरणें में। ठीक है, गामा किरणें की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, यहाँ पे एक लाइन में यहाँ पे दे दिया गया है। आगे देखिए न्यूट्रॉन की खोज की गई। न्यूट्रॉन की खोज बोलेंगे तो चैडविक के द्वारा किया गया था। ठीक है, और न्यूट्रॉन का खोज सबसे बाद में किया गया था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था, फिर प्रोटॉन का, फिर न्यूट्रॉन का। वैसे बात करें तो प्रोटॉन के खोज बात करें तो सबसे पहले शुरुआत हो गया था प्रोटॉन का खोज होना ही, लेकिन पूर्णतः खोज जो है बाद में हुए थे। और इस तरह से बात करें तो पहले फुल्ली क्लासिफाइड हो गया इलेक्ट्रॉन के खोज। इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे कौन, जे थॉमसन किए थे। यहाँ पे देख लीजिए ये इलेक्ट्रॉन का खोज करता है जे थॉमसन। इसके बारे में बात करें रदरफोर्ड जो है ये बेसिकली प्रोटॉन के खोजकर्ता कहा जाता है। नील्स बोर्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन को सजाने का काम किया था, कक्षा में सजाने का काम किया था। KL मतलब इस तरह से आप कक्षा पढ़े होंगे, इसमें सजाने का काम नील्स बोर्ड किए थे। यहाँ पे देखिए व्याख्या देख लीजिए, न्यूट्रॉन का खोज भौतिक वैज्ञानिक मतलब बात करें कि जेम्स चैडविक द्वारा 1931 ईस्वी में की गई थी। ये सबसे बाद में किया गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे तो प्रकाश वर्ष डैश मापने की इकाई है। तो क्या मापने की इकाई है, दूरी मापने की इकाई है। यहाँ पे देख लीजिए प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहा जाता है, यह खगोलीय दूरी की इकाई है। आगे देखिए इसका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है, कितना हो जाएगा पलायन वेग। तो यहाँ पे हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका विश्लेषण क्या है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 सेकेंड है,
2 किलोमीटर पर सेकंड है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर फेंके जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र के पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। आगे देखिए, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कहलाती है, क्या कहलाता है? ये प्राथमिक सेल कहलाता है। आगे देखिए, इसका व्याख्या देख लीजिए। बोला प्राथमिक सेल वह उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करता है और इसे विद्युत ऊर्जा में प्रवाहित करता है। 54 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बोला कि किलोवाट घंटा इकाई है, क्या किसका घंटा इकाई है? तो यहाँ पे इसका होगा विद्युत ऊर्जा का। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि बोला कि वाट घंटा या वाट आवर विद्युत ऊर्जा की इकाई है जिसे प्रायः विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन है। बोला कार्बन के कौन सा अपरूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे हीरा हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे मतलब ये इसका व्याख्या दिया हुआ है कि कांच के काटने के कार्बन के अपरूप हीरा का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, रासायनिक दृष्टि से रेशम है, रेशम क्या हो जाएगा? यहाँ पे रासायनिक दृष्टि से रेशम को देखिएगा तो 56 नंबर का ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, रेशम क्या है? एक प्रोटीन है। इसका विश्लेषण देख लीजिए। तो यहाँ बोला कि रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है जो फाइब्रोनोजेन से बना होता है। प्राकृतिक रेशम के 4 प्रकार होते हैं: शहतूत रेशम, परी रेशम, तसर रेशम और मुगा रेशम। ठीक है, ये आप मतलब यहाँ पे आप इसको बना लेंगे। आगे देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोला कार्बन सी की संयोजकता क्या है? तो संयोजकता क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका क्या? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 4। आगे देखिए, यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए। कार्बन के परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉन विन्यास A1s2 2s2 2p2। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे संयोजकता कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 मतलब 2 2 4 मतलब यहाँ पे मतलब 2 + 2 यहाँ पे 4 मतलब संयोजकता हो जाएगा। और ये मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? 4। ठीक है, क्योंकि 4 इसके पास में है और 4 ये दूसरे से ले लेता है तो क्या हो जाएगा? ये वैलेंसी पूरा कर लेगा। इस तरह से इसका आंसर 4 होगा। आगे देखिए, डैश मतलब यहाँ पे CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? तो यहाँ पे अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। यानी कि जिसमें CHO के साथ मतलब बॉन्ड बनाते हैं वो क्या कहलाता है? एल्डिहाइड कहलाता है। ये बात आपको याद रखना है। आगे देखिए, CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम एल्डिहाइड है। अगला देखिए, यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर से बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है कौन? यह कौन है? तो यह हो जाएगा नायलॉन। क्या हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे इसका डिटेल देखिए। पानी, हवा व कोयले से नायलॉन तैयार किया गया है, अर्थात मानव निर्मित फाइबर है जो प्रथम पूर्ण सिंथेसिस फाइबर है। ठीक है, यानी कि प्रथम पूर्ण सिंथेसिस फाइबर यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर कौन हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। आगे देखिए, यहाँ पे क्या होगा? एक बार जाने के बाद गर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? यानी कि इसका कहने का मतलब है कि एक बार जो प्लास्टिक को गर्म करके आप किसी भी स्ट्रक्चर में बना दिए तो फिर उसको कितना भी गर्म करेंगे तो क्या होगा? वो फिर से उतना मतलब पिघलेगा नहीं। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहाँ है? ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखिए, एक बार बनाने के बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को गर्म नहीं किया जा सकता है। पुनः गर्म करिएगा ना तो ये पिघलेगा नहीं। यहाँ पे ये चीज़ें लिखना चाहिए। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होगा? तो कार्बन का शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। आगे देखिए, इसका क्या है कि व्याख्या क्या दिया है? हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। कार्बन का सबसे कम शुद्ध रूप कोयला है। कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। इसके प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। इसके प्रत्येक रूप को क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं। जैसे हो गया कार्बन का रूप ही है क्या? कोयला हो गया, हीरा हो गया। इसका फ्लोरीन के बारे में फ्लोरीन के बारे में बात करेंगे। फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन जो बेसिकली C60 आते हैं उसका मतलब अप्रूप जो है उसका नाम क्या है? C60 है। और ये कुछ आपको फुटबॉल की तरह देखने को मिलता है इसका संरचना। तो आगे देखिए, यहाँ पे निषेचन के पश्चात बीजांड एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है। किस में विकसित होता है? ये बीज में विकसित होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए, मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु मिलकर एकाकार हो जाते हैं और नए जीव का सृजन करते हैं। इसे निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में विकसित होता है। आगे देखिए, 63 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे क्या बोला है, ये एक वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशी को जोड़ता है। अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने वाला, अस्थि मांसपेशी, इसके लिए एक फार्मूला याद रखिए, अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है तो MAT याद रखिए, MAT यानी कि मैट मतलब क्या होता है, MAT, M से हो जाएगा मांस, A से हो जाएगा अस्थि, T से हो जाएगा टेंडन। ठीक है, वही बात कर रहे हैं कि अस्थि 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 को अस्थि से जोड़ता है तो वो लिगामेंट होता है। अस्थि अस्थि को कौन जोड़ता है, लिगामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे टेंडन का, यहाँ पे तो कंडारा स्नायु दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी दे दिया इसका, तो इसका देख लीजिए क्या लिखा है। इसका विशेषण मतलब विश्लेषण देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि ऐसे संयोजी ऊतक जो अस्थि से मांसपेशी को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, पेशी या स्नायु कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको टेंडन कहा जाता है। आगे देखिए, 64 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। बोले आहार नाल मूल रूप से डैश से डैश तक विकसित एक लंबी नली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुंह से गुदा तक ये एक लंबी नली है जिसको आहार नाल बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है मतलब अगला को, इसको विश्लेषण देखिए। पाचन तंत्र का मुख्य भाग आहार नल होती है। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली है। इसे ग्रास नाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा द्वारा शामिल है। आगे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, यहाँ पर क्या प्रथम विकसित किया गया है, प्रथम टीका विकसित किया गया किसके द्वारा, तो ये एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्या कि पहला टीका एडवर्ड जेनर ने 1796 को विकसित किया गया। यह चेचक का पहला टीका था। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे बोला किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। आगे देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है। आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, क्लोरोफिल हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे देखिए, क्लोरोफिल नामक वर्णक प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने में सहायक प्रदान करता है। क्लोरोफिल हरे पौधे में उपस्थित होते हैं। किस में उपस्थित होते हैं, तो हरे पौधे में उपस्थित होते हैं, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 68वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा, इंसोनिया हो जाएगा, यानी कि अनिद्रा। बोला कोकाइन के अतिरिक्त खुराक एक कारण इंसोनिया, अनिद्रा भी है। आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेद करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे इसका मतलब थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज, पेक्टोज तथा अन्य निर्जीव पदार्थों द्वारा होता है। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। आगे देखिए यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में अलग स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, इसका विश्लेषण यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका विश्लेषण आप लोग देखते हुए चलिएगा। यहाँ पे देखिए, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दिशा निर्देशक क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन का इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 किलोमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम यूज किया गया है और इस तरह से बना जाएगा। यहाँ पे देखिए एक आकृति है, इसको आकृति को क्या बोला है कि भिन्न आकृति को चयन करने के लिए बोला है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा इसका ये आंसर। यहाँ पे देखिए कि इसका मतलब यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन भी क्या है, एक मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर देखने की कोशिश करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे 4 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला 74 नंबर क्वेश्चन पे आ गया। 74 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्वायर रूट से क्वेश्चन लिया गया है और इसको मतलब बोला है कि इसका मतलब मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, इसका सिंपल सा फंडा है, जितना एक रहे ना उतना 1 2 3 4 लिखिए और उसको उल्टा कर दीजिए, 3 2 1 कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है, जहाँ तक जाए उतना तक करना है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 के बाद 3 2 1 कर दिया, फिर से उल्टा कर दिया। इस तरह से यहाँ पे रहता यदि 11 रहता। ठीक है, यहाँ पे 11 रहता तो आप क्या करते, 1 2 3 4 5, देखिए 6 है तो 6, इसके बाद लिखेंगे 6 5 4
3 2 1, ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रूट में हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से होता है, इसका ट्रिक बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे बताया गया भी है, इस तरह से यहाँ पे ट्रिक चलते हैं जो बताया गया भी है एक्सप्लेनेशन में। आगे देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर देखने की कोशिश करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा 197। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यहाँ पे देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 12%। ठीक है, आगे देखिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 77 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे बी, यहाँ पे 15% लाभ होगा। व्याख्या यहाँ पे दिया गया है इस तरह से। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। ठीक है, अगला देखिए 78 नंबर क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23.60% हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ये छोटा है, बहुत छोटा है, यहाँ पे अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एज से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा 15 वर्ष। और इसका देखिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। आगे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं एक बार। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा, यानी कि इसका ये माध्य है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर इसका एक्सप्लेनेशन के साथ में। यहाँ पे देखिए आप 81 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम। तो 81 नंबर क्वेश्चन में बोला बहुव्रीहि समास में है, क्या है, बहुव्रीहि समास में बात करेंगे तो यहाँ पे तृतीय पद प्रधान होता है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए वह समास जिसमें पहला तथा दूसरा पद प्रधान नहीं होता है, अपितु कोई अन्य पद यानी तीसरा पद प्रधान हो, बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाठ प्लस शाला, पाठशाला के मेल को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पे संयोग कहा जाएगा। ये दोनों के संयोग से क्या बने हैं, एक शब्द बने हैं, तो इस तरह से संयोग कहा जाएगा इसको। तो पाठशाला यह संयोग है क्योंकि संयोग में कोई विकार सहित मेल न होकर अविकारी मेल होता है, अतः पाठ प्लस शाला एक संयोग मिल करके, यानी कि देखिए पाठ और शाला दोनों मिलकर क्या बने हैं, पाठशाला बने हैं। आगे देखिए बोला शुद्ध वाक्य छांटे, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी है, ये इसका शुद्ध हो जाएगा, बाद बाकी सब अशुद्ध है। यहाँ पे देखिए शुद्ध वाक्य मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी, वही लिखा हुआ है। 84 नंबर क्वेश्चन में देखिए, तो 84 नंबर में बोला कि सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है, क्या हो जाएगा, इसका बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, लड़का, नागरिक और कार। आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे ईर्ष्या लिखा गया है, ईर्ष्या क्या हो जाएगा, ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद है, तो यहाँ पे इसका डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ई प्लस र प्लस स प्लस य प्लस आ। ठीक है, आगे देखिए ईर्ष्या का ये हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो संस्कृत व्याकरण का पिता कहा जाता है पाणिनि को। आगे देखिए यहाँ पे अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना पाणिनि ने की थी, इन्हें संस्कृत व्याकरण का पिता कहा जाता है। आगे देखिए कपीस प्लस सचिंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखेंगे इसका, तो इसका क्या हो जाएगा सही संधि विच्छेद, यहाँ पे कपि प्लस ईश बराबर और सची प्लस इंद्र, यानी कि कपि प्लस ईश और सची प्लस इंद्र, यहाँ पे इस तरह से कपीस का हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यही चीज़ें किया गया है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया हम 88 नंबर क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे लिखा गया है क्या गया है कि उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, तो उपसर्गों के बारे में क्या सत्य नहीं है, शब्द के अंत में जुड़ते हैं ये इसका सत्य नहीं है। उपसर्ग क्या होता है, उप मतलब पहले, उप मतलब उपसर्ग, सर्ग शब्द के अंत में नहीं जुड़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि शब्दांश जो भी शब्द बनते हैं ना, उसमें उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगते हैं, ये इस तरह से याद रखें। वे शब्दांश जब किसी पहले जुड़कर मतलब अर्थ में विशेषता ला देता है, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अगर देखिए यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंस्पायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन चूज करना है। यहाँ पे इसमें क्या प्रीपोजिशन भरा जाएगा, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या भरा जाएगा, ऑफ भरा जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे इफ डिनर डैश रेडी विल यू कॉल मी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ईज लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, ईज। ठीक है, इससे यहाँ पे देखिए आगे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही हैज डैश अ ईयर्स वर्क एंड नाउ नीड अ हॉलीडे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे दिखाया गया है बैंक स्पेस, बैंक स्पेस की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे पुट इन हो जाएगा। आगे देखिए 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे भी ब्लैंक्स भरने के लिए बोला कि अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन चूजिंग वन फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो द सेंटेंस ही, मतलब यहाँ बोला कि रिप्लाई वाज
टेंटामोंट और डैश रिफ्यूजल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेंटामोंट 2 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे टेंटामोंट ऑफ टू रिफ्यूजल का क्या मतलब होता है, उसका जवाब मना करने के समान होता है। 94 नंबर क्वेश्चन का देखिए, यहाँ पे एडम्स फ्रेज है। एडम्स फ्रेज क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है क्या एडम्स फ्रेज। एडम्स फ्रेज यहाँ पे देखना है कि कौन सा एडम्स फ्रेज है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कौन सा एडम्स फ्रेज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टू हिट एट रियल मीनिंग, ये इसका एडम्स फ्रेज हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर यही हो जाएगा। रियल टू हिट एट रियल मीनिंग का मतलब क्या होता है, गुड अर्थ को निकालना, यानी कि जो रियल अर्थ है ना उसको निकालना, ये इसका हो जाता है। यहाँ पे देखिए 95 का बोल रहा है क्या, 95 का अपोजिट मीनिंग बोल रहा है। अपोजिट मीनिंग लेकिन किसका, टेंटेटिव का। टेंटेटिव मतलब होता है कि मतलब पूरा फिक्स नहीं, मतलब कभी भी बदल सकता है। तो टेंटेटिव का हो जाएगा परमानेंट। यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे टेंटेटिव का परमानेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगला देखिए, यहाँ पे कुछ मीनिंग दिया गया। डिफाइन मतलब डेफिनेट मतलब होता है स्पष्ट, केयरफुल मतलब होता है सावधान, एलोबरेट मतलब होता है विस्तृत करना। इससे 96 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 96 नंबर क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है, प्रीपोजिशन यहाँ पे चूज करने के लिए बोल रहा है। इससे प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, अक्रॉस। अक्रॉस मतलब होता है पार करना, ठीक है। तो यहाँ पे अक्रॉस भरा जाएगा 96 में। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, यहाँ पे कुछ मीनिंग दिया गया है। जैसे ऑफ का मतलब होता है काके की, ये मतलब होता है अंदर, ऑन टू मतलब होता है पर, अक्रॉस मतलब होता है पार, अक्रॉस द वर्ल्ड यानी कि सारे जहां में, ठीक है। ये इसका कुछ हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 97 नंबर क्वेश्चन बोला भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो ये देखिए ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा करंट अफेयर से संबंधित है। और इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो यहाँ पे सी होगा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही पुराना हो चुका है, ये क्वेश्चन पूछने का उम्मीदें कम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्वेश्चन को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो उतना सीरियस नहीं लेना, ऑपरेशन दोस्त होगा। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा आपको, बहुत पुराना क्वेश्चन होगा। इतना पुराना क्वेश्चन बिहार पुलिस में नहीं पूछे जाते हैं। ये न्यूज़ 2 साल पुराना है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, जिसके तहत मानवीय सहायता और राहत सामग्री प्रदान की गई थी। आगे देखिए यहाँ पे सर्वेक्षण मतलब स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या थी। तो यहाँ पे स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का जो थीम था वो वेस्ट टू वेल्थ थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 2023 को सोच के आप ये इग्नोर नहीं कीजिएगा, ये पूछा जाएगा। आगे देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम वेस्ट टू वेल्थ थी, जिसका उद्देश्य कचरे को संसाधन में बदलकर उसका उपयोग करना है। यह थीम कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण के महत्व को बढ़ावा देती है। आगे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो बोला कि एशिया का सबसे, यहाँ पे देखिए कि एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, लद्दाख हो जाएगा। इसका डिटेल देख लीजिए यहाँ पे बोल क्या रहा है कि एशिया के सबसे बड़े इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। यह खगोलीय अनुसंधान और अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। चेरेनकोव दूरबीन इस तरह से याद रखेंगे, चेरेनकोव दूरबीन लद्दाख में, ठीक है। 100वां नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे देखिए कि बोला कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है और यह किसके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 11 नवंबर और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है। और ये पहले शिक्षा मंत्री बने थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे। इसके साथ एक साथ और चीज़ें याद रखिएगा, सबसे युवा मतलब जो बात करें कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और सबसे ज़्यादा दिन तक अध्यक्ष कौन रहे थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे। यानी कि 1942 से लेकर के 1940 से लेकर के 1947 तक ये अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस का, ठीक है। तो आपको पता होगा कांग्रेस के हर साल अध्यक्ष बदलते थे, लेकिन 1940 के बाद अध्यक्ष मतलब बेसिकली यही रहे थे, ठीक है। क्योंकि इतने ज़्यादा लड़ाई होने लगे, आपको पता होगा द्वितीय विश्व जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही सारे देश में अलग अलग तरह से मतलब जो है चीज़ें बदलने लगा, तो इसीलिए ये अध्यक्ष बदलने का टाइम नहीं मिला और इस तरह से सबसे ज़्यादा दिन तक अध्यक्ष ये रहे थे। आगे देखिए भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी के साथ आपका सेट समाप्त होता है। जितना सेट आप बनाए कितना बना पाए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। और इसी के साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल नया है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम और ज़्यादा वीडियो अपने टाइम पर पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।